हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो 60 क्वेश्चंस यहाँ पे डिजाइन किए हुए हैं, ये हर एक डिपार्टमेंट से है। जैसे आपने अपने एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के टाइम पे बहुत सारे कोर्सेज पढ़े होंगे, सारे अलाइड साइंसेस। सो उनमें से ही, क्योंकि एएफओ का पेपर बनता है एंड एएफओ का पेपर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल भी होता है, तो हम एक पूरी कवरेज करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तो आई होप कि आप सभी ने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर ही चुके होंगे। बहुत सारे थाउजेंड्स में ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हुए हैं, तो आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन इनके थ्रू अच्छी चल रही होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अपर कैप ऑफ लैंड होल्डिंग फॉर द फार्मर टू रजिस्टर अंडर पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम के अंदर रजिस्टर करने के लिए अपर कैप कितनी होनी चाहिए लैंड होल्डिंग की? तो अभी इसमें कोई भी अपर कैप नहीं है। अगर आप पैसे पढ़ते हैं स्कीम्स को, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 6 पॉइंट्स में आपको याद करना है, तो आपको वो स्कीम्स पूरी कवर हो जाती है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों पहले हमने वो डिस्कस किया था। तो पीएम किसान स्कीम को अगर हम थोड़ा सा देखें, पीएम किसान स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में, और रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लॉन्च किया था। मतलब जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो 2018 दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के लिए जारी की गई थी, 2000 रुपए की। तो उस टाइम पे इसमें अपर कैप था कि ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी, बट अभी इसमें सारे कैप हटा दिए हैं 2019 के बाद। किसी भी लैंड होल्डिंग के लिए ये एक्सक्लूजन कैटेगरी में ना हो, हर कोई इसके लिए एलिजिबल होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। देन which one of the following is the lead agency for the implementing ENAM? तो ENAM स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसके लिए लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? ऑप्शंस आपके पास एनएफएसएल, एनएफसीएल, आई किसान डिवीजन, एपीएमसी, ईनैम, एसएफएसी, आईसीआर है। तो करेक्ट आंसर इज एफएसएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। और इसके साथ जो इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है या आईटी पार्टनर है, दैट इज एनएफसीएल, आई किसान डिवीजन। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, ईनैम के बारे में आप सारी चीजें जरूर पढ़ें। देन पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, जो चार वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो वाटरशेड डेवलपमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आप सभी को पता है इसमें चार कंपोनेंट है। पहला है एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट, तीसरा है माइनर इरिगेशन, तीसरा चौथा है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन और माइनर इरिगेशन में आप देखोगे तो फर्क एक ही है। माइनर इरिगेशन इज हर खेत को पानी, और माइक्रो इरिगेशन इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये प्रिसीजन फार्मिंग की बात करता है, ये वाटर कन्वेंस की बात करता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है वाटरशेड डेवलपमेंट किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? सो ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री हम कह सकते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको ऐसे आंसर करना है। देन व्हाट इज द असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ कन्वेंशनल लैंड इनटू ऑर्गेनिक लैंड अंडर द पीकेवीवाई? यहाँ पे मेंशन नहीं, बट मैं मेंशन करता हूँ, पीकेवीवाई परंपरागत कृषि विकास योजना। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, आपने पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने दो चीजें देखी होंगी, कहीं पे 31,000 उसमें मेंशन किया रहता है, कहीं पे 50,000 उसमें मेंशन किया रहता है। दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगर हम ओवरऑल सब्सिडी देखते हैं तो वो 50,000 रुपीज है पर हेक्टेयर इन द स्पैन ऑफ 3 इयर्स। और अगर केवल इनपुट्स की बात की जाए तो 31,000 रुपीज सिर्फ इनपुट के लिए दिया जाता है, और बाकी सारी चीजों के लिए मिला के ये 50,000 होता है। तो अगर आपसे पूरा पूछा जाए तो 50,000 पर हेक्टेयर, और अगर केवल इनपुट्स के लिए पूछा जाए तो इट इज 31,000 पर हेक्टेयर। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एकड़ में पूछा जाएगा तो ये 20,000 रुपीज पर एकड़ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, what is the pattern of assistance for the general category and SC/ST women beneficiary respectively under the PMMSY? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसमें पूछा कि जो सब्सिडी का कंपोनेंट है वो कितना कितना है। आई होप कि आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि हमने ये स्कीम में भी डिस्कस किया था। अप टू 40% एंड 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। दिस इज 40% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 60% फॉर द SC/ST एंड द women beneficiaries। तो इसमें ये सब्सिडी का कंपोनेंट है। Then next question is, which one of the following is correct as far as the anticipated outcomes of the PMMSY are concerned? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं, उसमें उसके हिसाब से कौन सा इसमें सही है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, फिश प्रोडक्शन टू इंक्रीज फ्रॉम 13.15 टू 30 मिलियन टन। ये गलत है, क्योंकि ये 22 मिलियन टन है। देन सस्टेन्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 50%, ये बहुत ज्यादा होती है, इतनी एनुअल एवरेज
ग्रोथ किसी में भी नहीं आ सकती, तो ये अप्रॉक्स 10% की है। देन नेक्स्ट इज द इंक्रीज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम 7.28% टू 9%, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें डबल एक्सपोर्ट अर्निंग्स फ्रॉम 46,000 करोड़ रुपीस टू 2 लाख करोड़ रुपीस, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो ये 2 लाख करोड़ का फिगर बहुत ज्यादा बड़ा है और हमारी एग्जिस्टिंग अभी 46,000 के आसपास है करोड़ में, तो इसको अगर डबल भी करते हैं तो यार अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ होगी, तो आप इसको ऐसे भी ऑड वन आउट कर सकते हैं। देन एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो 3 टन से 50 टन, आप सभी को पता है कि प्रोडक्टिविटी इतना ज्यादा डिफरेंस कभी भी नहीं आ सकता। 3 टन से सीधे 50 टन इंक्रीज करना, वो भी इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, इट इज द इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जीबी फ्रॉम 7.28% टू 9%। देन एआईएफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री ने और कब लॉन्च की गई थी? तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप देखोगे एग्री जो अभी हमने इससे पहले देखी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दैट इज ऑल्सो फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बट रिलेटेड टू द फिशरीज। यहाँ पे ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पूछा गया कि कब ये लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है। आपको ये पता है अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर का, तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। देन उसके बाद ये कब हुई थी, तो ये लास्ट टाइम जब कोविड चल रहा था उसी टाइम पे ये इसको डिजिटली लॉन्च किया गया था। अगस्त 2020 में ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। अगस्त 2021 में इसको 1 साल कंप्लीट हुए, इसको सेलिब्रेट भी किया गया था। उसके साथ ही साथ जो पीएम किसान की 9th इंस्टॉलमेंट थी वो भी रिलीज की गई थी। अभी जो लेटेस्ट है, इट इज 10th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई 1 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है पीएम किसान की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। Then under the AIF credit guarantee and interest subvention of 3% per annum limited to dash INR through loan amount can be higher। जो भी दोनों में से हायर है क्या चीज, तो यहाँ पे सिंपली ये पूछा है कि कितने लिमिट तक दी जा सकती है इंटरेस्ट सबवेंशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अप टू 2 करोड़ रुपीज मैक्सिमम आप लोन देखोगे, जो अपर लिमिट होती है दैट इज 2 करोड़ रुपीज, कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है। तो आजकल आप देखोगे मैक्सिमम स्कीम्स जो है, चाहे केसीसी ही है, उनमें सब्सिडी का कंपोनेंट नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का कंपोनेंट होता है सब्सिडी के रूप में ही, मतलब पैसे फार्मर को नहीं दिए जाएंगे, जो भी वो लोन लेगा जिसमें भी वो इन्वेस्ट करेगा उसमें कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी। Then what is the cycle of testing of soil for the irrigated area and from which single sample to be drawn? तो पहले तो कितना एरिया है और कितने एरिया में से सिंगल सैंपल लिया जाता है, तो आई होप कि ये तो आप सभी के लिए आसान क्वेश्चन होगा। इट इज फॉर द 2 years एंड द 2.5 हेक्टेयर एरिया, और अगर रेनफेड की बात की जाती तो इट इज 2 year एंड फ्रॉम द 10 हेक्टेयर एरिया। Now, next question is, what is the total interest charged by the public sector banks before the interest subvention by Government of India and the KCC accounts up to 3 lakhs? तो देखिए यहाँ पे हम लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ के आता है, तो इसके लिए आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये फिक्स भी नहीं है बट ये नियर अबाउट फिक्स ही रहता है। एक होता है एमसीएलआर, जिसपे बैंक्स अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स करते हैं, तो एमसीएलआर ये आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। उसके ओवर एंड अबव कुछ परसेंट पे बैंक्स अपने जो भी लोन के प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटरेस्ट फिक्स करते हैं। तो अगर आप अभी देखोगे एट प्रेजेंट जो सिंपल इंटरेस्ट है केसीसी के लिए, वो एमसीएलआर प्लस 2% अराउंड कुछ होता है इस टाइप से। एग्जैक्ट वो क्योंकि चेंज होता रहता है, हर 3 महीने में एमसीएलआर चेंज हो जाता है, तो उसके साथ साथ वो भी चेंज होता है। तो एमसीएलआर के भरोसे हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट सबवेंशन कितना दिया जाता है, और इसमें पूछा गया कि गवर्नमेंट कितना देती है केसीसी अकाउंट्स में, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल इंटरेस्ट चार्ज की बात की गई है पब्लिक सेक्टर बैंक से, तो आप सभी को पता है कि इट इज अराउंड 9%। उसमें 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है तो वो 7% हो जाता है। देन अगर उसमें वो टाइमली रिपे करता है तो 3% की प्रॉम्प्ट एडिशनल सबवेंशन दी जाती है। प्रॉम्प्ट सबवेंशन या फिर एडिशनल सबवेंशन हम उसको कहते हैं, वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट पे होती है। तो जो फाइनल इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो होता है 4% का। तो ये नेट इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है जो बैंक चार्ज करते हैं बिफोर द इंटरेस्ट सबवेंशन। और यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक है चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो यही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और उसमें 2% की गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के थ्रू सब्सिडी देती है, और ये फाइनल 7% हो जाता है। 7% में भी अगर फार्मर टाइम पे रिपे करता है तो उसको 3% की सबवेंशन देके ये 4% का इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर वो टाइमली रिपे नहीं कर पाता है तो फॉर द फर्स्ट ईयर उसको 7% चार्ज किया जाता है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, 1 साल पूरा हो गया फिर भी उसने जमा नहीं किया, नेक्स्ट ईयर से जो भी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट्स है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। Okay. The next question is, extension teaching methods are classified according to their form such as written, spoken, audio, visual.
तो आप सभी को पता है कि 3 टाइप की मेथड्स होती हैं। कौन सी विच ऑन द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड? तो आपको बताना है कि ऑडियो और विजुअल, ना तो हम देख पा रहे हैं ना तो हम सुन पा रहे हैं, ऐसी कौन सी मेथड है? ऑप्शंस आर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन पोस्टर, सर्कुलर लेटर्स, मोशन पिक्चर, स्लाइड एंड फिल्म स्ट्रिप एंड मॉडल। तो आप देखेंगे केवल सर्कुलर लेटर्स है जिसको हम रीडिंग के थ्रू यूज करते हैं, तो इट इज अ रीडिंग काइंड ऑफ टीचिंग मेथड। ओके, the next question is when was the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन concept was adopted for the first time in India? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट पहली बार कब अडॉप्ट किया गया इंडिया में, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बार जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट है वो 2 अक्टूबर 1959 को 3 टियर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और ये किसकी रिकमेंडेशन थी? बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया गया था। देन हम देखते हैं जो 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और जिसका 1993 24 अप्रैल 1993 ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी डे को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया। Okay, the next question is the yearly sequence and the spatial arrangement of crop on the fallow on the given area is called। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है? स्पेस में क्रॉप्स का अरेंजमेंट, या फिर फेलो लैंडर्स को हम कैसे करते हैं, ये सिंपली पूछा, और ईयरली सीक्वेंस पूछा गया है। तो इट इज क्रॉपिंग पैटर्न, इट इज नॉट द क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न प्लस उसका मैनेजमेंट करना, है ना। तो फार्मिंग सिस्टम भी क्या होता है? जिसमें हम वेरियस एंटरप्राइजेस को एक साथ कल्टीवेट करते हैं, या चाहे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम एनिमल हस्बेंड्री या बाकी सारी चीजें ले रहे हैं, एलाइड चीजें, तो उसको हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इट इज द क्रॉपिंग पैटर्न। स्पेस मतलब आपके पास जो फार्मर के पास जो लैंड है उसमें वो डिफरेंट क्रॉप्स को कैसे ग्रो कर रहा है, दिस इज द स्पेशल अरेंजमेंट, और दिस इज नोन एज द क्रॉपिंग पैटर्न। The next question is a market in which there are more than two but still a few sellers of a commodity is termed as। यहाँ पे पूछा गया है कि मोर देन दो से ज्यादा है बट कुछ सेलर्स हैं। तो अगर दो होंगे तो वो डुओपोली होगी, अगर सिंगल ही सेलर है तो वो मोनोपोली होती है, बट दो से ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? ओलिगोपोली। मोनोप्सोनी जस्ट अपोजिट होता है, तब हम बायर्स की रिस्पेक्टिव बात करते हैं। मोनोप्सोनी मतलब सिंगल बायर है। आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जिसमें एक सिंगल बायर होता है, कोई ऐसा एग्जांपल आप जरूर लिख के बताएं। The next question is which among the following is not the part of 4Ps in the marketing mix? तो आप सभी ने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सब्जेक्ट में। तो इसमें पूछा कि कौन सा 4P में नहीं इंक्लूड है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तब भी आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन आप देखेंगे, मार्केटिंग मिक्स की बात होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग या किसी में भी, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है हम उसको मार्केट में कैसे प्लेस करेंगे, कैसे उसकी सेल मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होना चाहिए, देन उसके लिए प्लेस सूटेबिलिटी, एंड देन फाइनल प्रमोशन, दैट इज एडवर्टीजमेंट। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी लोगों तक पता चल पाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी कुछ है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी है दिस वन इज द ऑड वन आउट, ये कोई भी पार्ट नहीं होता है। The next question is some plants release some chemicals which affect the growth and development of other plants. This process is known as। अभी हमने प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा था सेम चीज, वो दूसरा कंसेप्ट था, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोसिस। यहाँ पे पूछा गया कि ऐसे केमिकल्स रिलीज किए जा रहे हैं जिससे कि दूसरे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिलोपैथी। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स पे पार्थिनोकार्पी और सिनर्जिज्म ये दोनों में बताना है कि इन दोनों को हम क्या कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज वीड्स व्हिच प्रोड्यूस सिमिलर इन शेप साइज एंड वेट। यहाँ पे पूछा गया कि ऐसे सीड वीड्स के जो कि शेप साइज और वेट में सिमिलर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? देखिए, एक चीज होता है कि फील्ड में क्रॉप रिजेंबल करती है, बट वहां पे जरूरी नहीं होता कि सीड भी रिजेंबल करे। यहाँ पे सीड रिजेंबल कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज द सैटेलाइट वीड्स, उसको हम सैटेलाइट वीड्स कहते हैं। और आप लोग को कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि हम मिमिक्री वीड किसे कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ बताइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेच्योर लीफ ऑफ प्लांट फॉल्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। इमेच्योर लीफ किसी प्लांट की अगर गिर जाती है वो किसकी डेफिशिएंसी होती है? ऑप्शन आर द सोडियम, जिंक, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो आई होप कि आप इसको समझ ही रहे होंगे, इट इज द due to the deficiency of zinc। Then which of the following will be used to reclaim the acidic soil? आप acidic है soil, उसको reclaim करना है, उसको ठीक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बेसिसिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ानी होगी, तो हम उसको क्या यूज करेंगे? लाइम हम उसमें यूज करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में एल्कलिनिटी और सेलिनिटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बाकी डिफरेंस आपको पता चल जाएगा तो रिक्लेम आप उसको भी कर लेंगे। आपको ये बताना है कि एल्कलिनिटी और सेलिनिटी में क्या डिफरेंस होता है। देन सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस की बात की जाती है। फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बाजरा की
क्या मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस हम फॉलो करते हैं। तो हाइब्रिड बाजरा से क्या मतलब है कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है, कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आइसोलेशन डिस्टेंस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, क्लीस्टोगेमस है, इनसाइड ही सब कुछ हो जाना है। तो बाहर आप कितनी भी दूरी में कोई भी प्लांट लगाएं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं उसमें 3 मीटर की डिस्टेंस दी जाती है। यहाँ पे पूछा गया कि क्रॉस पॉलिनेटेड जिसमें चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे 1000 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस फॉलो की जाती है। देन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द सॉइल रेडिएशन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सॉइल रेडिएशंस को मेजर करता है। तो करेक्ट आंसर इज द पायरोनोमीटर। बाकी कमेंट बॉक्स पे आप इन सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके यूजेस मुझे लिख के बताएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे लोकेटेड है। तो आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, इट इज लोकेटेड इन द लखनऊ। इसके साथ ही आप ये बताइए कि CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ये कहाँ पे लोकेटेड है। The next question is fish which spend most of their lives in the sea and migrate to fresh water for breeding। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको एनाड्रमस कैटाड्रमस इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों पता है तो आपको बाकी सारे आप पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो अपना लाइफ सी में बिताती है एंड माइग्रेट करती है ब्रीडिंग के लिए फ्रेश वाटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनाड्रमस बोलते हैं। सी और फ्रेश वाटर। यहाँ पे जो कैटाड्रमस होती है वो फ्रेश वाटर में रहती है और मूव करती है सी वाटर में फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। तो एनाड्रमस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। The next question is the material transported and deposited by the wind and consisting of predominantly silt-sized particle। यहाँ पे silt size particle की बात की गई है कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो silt size है, सॉइल जो है silt size की, तो उसको हम क्या बोलेंगे। So the correct answer is the loess। यहाँ पे आपको ध्यान देना है हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें कौन से साइज का पार्टिकल पूछा गया। अगर क्ले पार्टिकल हो जाएगा तो वो स्मॉल है, सैंड ज्यादा है। तो आप ये देखिए, आप खुद से एनालाइज करेंगे एओलियन या मोरैन तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। मैं आपको नहीं बताता क्योंकि आप आई होप कि आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आपको ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। Next question is the fraction of water entering the soil that must pass through the root zone in order to prevent the soil salinity। Prevent the soil salinity from exceeding a specified value। Soil salinity को prevent करने की बात इसमें की जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग रिक्वायरमेंट। इसको हम जिप्सम या लाइम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बात नहीं है कि सॉइल सलाइन है उसके बाद उसको कैसे हम रिक्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो पूछा गया, तो इसका आंसर लीचिंग रिक्वायरमेंट होगा। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन DAP। तो नाइट्रोजन का क्या कंपोजिशन होता है आप सभी को पता है। DAP इज द डायमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें अमोनियम भी है और साथ साथ फॉस्फोरस भी है। तो नाइट्रोजन इसमें होता है 18% एंड जो फॉस्फोरस है इट इज 46%। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। यूरिया कंटेन्स नाइट्रोजन इन। यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, दैट इज इन द अमाइड फॉर्म, CONH2 NH2 CONH2। So this is the formula for urea, आपको ध्यान रखना है। And for the proper germination and growth, almost every crop has the base temperature। एक base temperature होता है जिसके नीचे germination नहीं हो सकता है, तो वो राइस मेजर पर मिनट के लिए कितना है। So the correct answer is 10 डिग्री सेंटीग्रेड। Then is the rainy day is called। rainy day हम किसे कहते हैं, ये maximum time questions पूछा, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। So the correct answer is greater than 2.5 mm per day। Okay, this is according to the IMD। Then sauerkraut is a fermented product। ये किससे बनाया जाता है, it is from the cabbage। तो ये कुछ कुछ जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसके जो अल्टरनेट प्रोडक्ट होते हैं या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मे बी कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। The next database question is what is the cropping intensity of India in percentage according to the Agri Stats 2020। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इस टाइप वाला डेटा होता है ये अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस होता है, बट आपको हर स्टैटिस्टिक्स में ये डेटा मेंशन मिलता है और ये चेंज नहीं होता, पूरे 5 साल के लिए ये रहता है, क्योंकि ये किससे निकाला जाता है जनरली, हमारा जो एग्रीकल्चर सेंसस से है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये 143 है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आई थिंक वो 135 भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि वो 2007 के टाइम पे 135 हुआ करता था। अभी ये इंक्रीज होकर 143% हो चुका है। देन व्हाट विच इज द लीडिंग स्टेट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो मैंने आप लोग को पहले बताई, अगर आप पिछले साल का डेटा भी देखेंगे, लेटेस्ट डेटा भी देखेंगे, सो इट इज द यूपी। तो यूपी ही सबसे हाईएस्ट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। आप देखोगे व्हीट में तो वो लीडिंग स्टेट है, पैडी में भी वो सेकंड लीडिंग स्टेट है और बाकी सारी चीजों में भी यूपी के एक अच्छी रैंक है। देन टोटल फ्रूट्स प्रोडक्शन में, और ये अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो हमने भी डिस्कस किया था इससे पहले अपनी हॉर्टिकल्चर वाली वीडियो में। तो द करेक्ट आंसर इज द आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक लीडिंग पोजीशन है टोटल सिट्रस फ्रूट्स में भी और साथ ही साथ मैंगो में भी, और इन दोनों ही फ्रूट्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है।
And which of the following options are not correlated with each other? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन हमने लिया था, वाटरशेड डेवलपमेंट किस मिनिस्ट्री का है। सिमिलरली यहाँ पूछा कि कौन सा कोरिलेट नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है एआईबीपी, मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, सही है। हर खेत को पानी इज माइनर इरिगेशन, दैट इज आल्सो करेक्ट। पर मोर क्रॉप इज आल्सो अबाउट द प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम, इट इज आल्सो करेक्ट। वाटरशेड डेवलपमेंट इज टॉक्स ओनली अबाउट द रेन वाटर कंजर्वेशन, तो ये बात भी सही है, एनसी2 या चाहे एक्सी2 की बात करें। माइक्रो इरिगेशन, अगेन माइक्रो इरिगेशन इज फॉर द प्रिसीजन इरिगेशन, तो यहाँ पे नए वाटर रिसोर्सेज बनाने की बात हम नहीं करते हैं, हम करते हैं कि हम प्रिसीजन मेथड से कैसे वाटर कन्वेंस को बढ़ा सकें। सो माइक्रो इरिगेशन इज ऑल अबाउट प्रिसीजन इरिगेशन। ओके, then what is the premium of annual commercial horticulture crops under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि आ सकता है एग्जाम में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसके लिए क्या प्रीमियम है? इट इज 5%। ये एनुअल कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर के लिए पूछा गया है। And ICR has announced the Outstanding Women Scientist Award in the name of, तो करेक्ट आंसर इज द पंजाब राव देशमुख। बट आपको ये बताना है कि रफी अहमद किदवई और मिस्टर सी सुब्रमण्यम और वसंत राव नाइक के नाम पे आईसीआर कौन कौन से अवार्ड्स को रिकमेंड करता है। And what is the premium collection last date for the PMFBY खरी 2021? So it is the PM 15 जुलाई 2021। अगर यहाँ पे पूछा होता कि रबी, तो इसमें होता 15th of December 2021। तो आप ये देखोगे कि जो इंश्योरेंस कलेक्शन होता है, जैसे फार्मर कोई भी क्रॉप लगाता है, मान लीजिए अभी हम रबी की बात करते हैं, तो रबी के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 अक्टूबर से जिसने भी सोइंग की है 15 दिसंबर तक के लिए, वो फार्मर अपने को प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं, और लास्ट डेट होती है 15 दिसंबर, जिसमें कि आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। प्रीमियम पे करने के 15 दिन के अंदर बैंक्स को या फिर जो भी एजेंसीज हैं उनको ये डेटा सारा का सारा ऑनलाइन एंटर करना होता है पीएमएफबीवाई के पोर्टल पे, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं। ओके, then next question is the downward movement of water through the saturated or nearly saturated soil due to the gravity is called। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको समझ आना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉइल है मतलब इरिगेशन हो चुका है, उसके बाद भी जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वाटर का, उसको हम क्या कहते हैं? एक होता है अनसैचुरेटेड सॉइल में, तो उसमें क्या होता है कि अपर सरफेस से सॉइल में अंदर आता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। बट अगर सैचुरेटेड सॉइल में उसको हम क्या बोलते हैं? पर्कुलेशन। और अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो उसको हम सीपेज उसको बोलते हैं। देन पोमीग्रेनेट इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, पोमीग्रेनेट हार्डवुड कटिंग से भी होता है, एयर लेयरिंग से भी होता है, तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। Then next question is which of the following chemical is used to preserve the tomato ketchup? तो टोमेटो केचप या फिर कलर्ड या फिर इस टाइप की हमारे जो जैम जेली सॉसेस होते हैं उसको हम किससे प्रिजर्व करते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो सोडियम बेंजोएट और एक तो केएमएस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इट इज सोडियम बेंजोएट, बट आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हम केएमएस है हम इसको क्यों यूज करते हैं। Which of the following is not an example of plantation crop? तो ये इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बट ये क्वेश्चन हमारे लिए कई बार टफ भी हो जाता है। हम ये समझने में थोड़ी सी गलती करते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप हम किसे कहते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप के लिए देखिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, बाकी आप कहेंगे कि वो प्रोसेसिंग के आफ्टर ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो कई सारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं जिनको हम या फिर जिनको हम कहते भी हैं कैश क्रॉप्स, तो उनको भी हम कंजम्पशन के प्रोसेसिंग के बाद ही कंज्यूम कर पाते हैं या फिर यूज कर पाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप में एक मेजर डिफरेंस होता है कि इसका जो प्लांटेशन के लिए एरिया है वो बहुत बड़ा होता है, एंड देन कैन नॉट बी सिंगल फार्मर या फिर दो फार्मर से वो मिलकर नहीं हो सकता है। आप देखोगे जो टी एस्टेट्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, तो बेसिकली कई बार तो लीज होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, तो वो जनरली उसमें सारी प्लांटेशन क्रॉप आती है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कॉफी, कोकोनट, रबर, एरिका नट, ये सब प्लांटेशन क्रॉप है। लीची इज अ फ्रूट ट्री, ये प्लांटेशन में नहीं आता है। Then which of the following grape varieties used for the raisin production? तो किशमिश बनाने के लिए कौन सा सबसे अच्छी वैरायटी है? तो नाम से ही समझ आ रहा है, थॉमसन सीडलेस इज द great variety for raisin production. Then next question is external or internal reactions or alteration of plant as a result of disease। यहीं पे बता दिया गया कि डिजीज की वजह से इंटरनल या फिर जो एक्सटर्नल रिएक्शंस या फिर चेंजेस हमको दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल, वो उनको हम क्या कहते हैं? तो दीज आर नोन एज सिम्टम्स। और अगर हमको डिजीज या फिर जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कंफर्म नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको साइन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। Then an organism that causes the death of a host tissue as it grows through them, obtaining its energy from the dead cell is known as नेक्रोट्रॉप। नेक्रोट्रॉप बोलते हैं, नेक्रोट्रॉप भी बोलते हैं, फिर पर्थोटाइप्स भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो
पैरासाइट या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस होस्ट में जाता है उसकी डेथ उसकी वजह से हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज द ट्रांसमिटर ऑफ वायरस टू द प्लांट्स। तो वायरस प्लांट्स में कौन कौन ट्रांसफर करता है, तो आप सभी को बताऊंगा, एफिड्स भी करते हैं, हॉपर्स भी करते हैं, व्हाइट फ्लाई भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हियर। Then the question from the genetics is the inheritance of ABO blood group system is an example of ABO blood group system है, ये किसका एग्जांपल है? ऑप्शंस आपके पास डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, पार्शियल डोमिनेंस, मल्टीपल एलिस या फिर लिंकेज। सो करेक्ट आंसर इज मल्टीपल एलिस, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू लॉ है या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी जेनेटिक साइंस है उसके लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक कैरेक्टर या फिर एक जीन के लिए दो एलील रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी कैरेक्टर देखेंगे, हाइट का कैरेक्टर देखेंगे तो टॉल एंड ड्वार्फ, दो ही एलील इसके लिए हो सकती हैं। ओके, बट मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है कि जब दो से ज्यादा एलिल किसी एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप, इसमें आईए एलिल भी है, आईबी एलिल भी है और स्मॉल आई एलिल भी है, तो तीन एलिल एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट इन ह्यूमन। तो सेक्स लिंक जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड होते हैं कैरेक्टर्स, वो कौन कौन से एग्जांपल्स यहाँ पूछे गए हैं। ऑप्शन आपके पास है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, मेल बाल्डनेस, कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये सारे ही सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू प्लांट ट्रीज ऑन देयर फार्मलैंड टू मीट देयर डोमेस्टिक नीड्स फॉर द फैमिली अंडर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया और ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। अगर मैं आप लोग को बताऊं 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था इस बार नाबार्ड के, उसमें 5 इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे इस फार्म फॉरेस्ट्री के कंसेप्ट से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इट इज द फार्म फॉरेस्ट्री। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। किसको हम बोलते हैं आर्ट एंड साइंस कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप की? ये आप ये ऑप्शंस में से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी इसमें करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असील अ बर्ड वाज बोर्न टू फाइट इज अ ब्रीड ऑफ। ये जो असील है ये किसकी ब्रीड है? ऑप्शंस आर डक, hen, टर्की, गिनी फाउल, नन। सो द करेक्ट आंसर इज hen। तो ये एक इंडियन ब्रीड है जो कि hen की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है? ऑप्शंस आपके पास रानीखेत डिजीज, मारिक डिजीज, फाउल फॉक्स, कॉक्सीडियोसिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज द कॉक्सीडियोसिस। जो कॉक्सीडियोसिस है इट इज अ प्रोटोजोवन डिजीज, नॉट द वायरल डिजीज। Name the breed which is black and white in color with a wide variation from nearly all white to all black, black and white patches throughout the body and also in the highest milk producer in world। तो देखिए एक तो ये इसी से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं भी पता। कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता, अगर आपको थोड़ा बहुत कोरिलेट भी कर पाए, अगर ये लाइन ना दी है तो आप उसको थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शंस। तो आप ऑप्शंस देखेंगे, जर्सी जर्सी नॉर्मली इतने ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। रेड सिंधीज रेड इन कलर, साहिवाल इज अगेन सेम कलर की ही होती है, रेडिश टाइप का उसका भी कलर होता है। हॉल्स्टीन फ्रीजन में आप देखोगे तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस की बात होती है हॉल्स्टीन फ्रीजन में ही होती है। बट यहाँ पे दूसरी हिंट भी दी है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, so the HF is the correct answer। Then highest SNF content is found in the which animal milk? किस animal milk में highest SNF होता है? So the correct answer is the sheep here। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। तो ये हमने पहले भी एनिमल हस्बेंड्री में डिस्कस किया है कि जेस्टेशन पीरियड बफेलो का क्या होता है। सो इट इज अराउंड 310 टू 315 डेज। अगर काउ की बात की जाए तो इट इज अप्रॉक्स 280 डेज एंड अगर शीप एंड गोट की बात की जाए तो इट इज अप्रॉक्स 150 डेज। ये आपको ध्यान रखना है। The next question is which of the following is the best way to achieve the soil conservation। तो soil conservation के लिए बेस्ट वे क्या है? ऑप्शंस आर विंड स्क्रीन्स, लो रेनफॉल, गुड प्लांट कवर, रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी या फिर नन ऑफ द अबव। आपको लग सकता है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन सही हैं बट आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। सो द गुड प्लांट कवर इज द करेक्ट आंसर हियर। गुड प्लांट कवर की वजह से सबसे ज्यादा सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है, बाकी उससे भी थोड़ा सा बहुत कंजर्वेशन होगा बट अगेन चॉइस इज ऑल अबाउट द करेक्ट वन। Then mulching is dash measure of a soil conservation। तो ये soil conservation का कैसे मेथड है? ऑप्शंस आर कल्चरल, कन्वेंशनल, मैकेनिकल, इकोनॉमिक, नॉन यूजफुल। सो दिस इज द कल्चरल प्रैक्टिसेस। आप लोग को डिफरेंस देखना है कि कल्चरल और इकोनॉमिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। The next question is which of the following group of soil is the largest and most important group of soil। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात जहां पे हो जाती है वहीं पे आपको समझ जाना चाहिए इट इज द alluvial soil। तो करेक्ट आंसर इज द डी, alluvial soil here। ओके, so the next question is the process of soil erosion is made up of which part। तो जो soil erosion है वो उसकी प्रोसेस किस किस पार्ट से बनती है? ऑप्शंस आपके डिटैचमेंट, मूवमेंट, डिपोजिशन, ऑल ऑफ द नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। डिटैचमेंट भी होता है, देन मूवमेंट भी होता है, देन डिपोजिशन भी होता है। यही सिंपल सॉइल इरोजन की। एनुअल रेनफॉल टू बी कैटेगराइज्ड अंडर द ड्राईलैंड फार्मिंग। तो
एनुअल रेनफॉल कितना है जिसको हम ड्राईलैंड फार्मिंग में क्लासिफाई करेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी को पता होगा रेनफॉल के बेसिस में ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग, ये तीन में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ड्राई फार्मिंग है जबकि रेनफॉल लेस देन 750 होता है एंड 750 से 1150 होता है तो उसको हम ड्राईलैंड फार्मिंग में क्लासिफाई करते हैं। मोर देन 1150 है तो उसको हम रेनफेड फार्मिंग में क्लासिफाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 60 क्वेश्चन जिसमें कि हमने कोशिश की कि हम सारे ही डिपार्टमेंट्स को कवर करें एंड आई होप कि आप सिमिलर वे में ही पढ़ रहे होंगे। एंड लास्ट के टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जितना हो सके आप मैक्सिमम रिवीजन करें। अभी आपके जो अपने बनाए हुए नोट्स हैं उनसे रिवीजन करें, ये नहीं कि आप लास्ट टाइम पे नए नोट्स किसी के देख रहे हैं। नए नोट से कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये लगेगा जरूर कि आपने बहुत ज्यादा कवर किया है, बट उससे अच्छा ये है कि आपने जो पहले से पढ़ा उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको डाउट या फिर जो हमको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। देखो लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, बट पढ़ाई करना या फिर जो एग्जाम से पहले है जो रिवीजन करना ये हमारे हाथ में है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करें। एंड आई होप कि आपको इन मॉक टेस्ट के थ्रू हेल्प भी मिल रही होगी। सो आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।